Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel where I'm going to discuss Indian judiciary system. That is judiciary in India. It is there in class 8th as well as there in a competitive exam. If you are preparing for any of the competitive exam like SSC, VAPAM, UPSC, MPPSC, then this topic is really a very good topic and very important topic as far as these exams are concerned. So let's start with the topic. Introduction. The meaning of judiciary, we all know the whole of the country's government system is divided into three parts. पहला होता है legislature, execution and the judiciary. This system of separating these three institutions ये दिया गया था by the Montesquieu. Montesquieu साहब ने एक बुक लिखी थी The Spirit of Laws. उस बुक में the theory of separation और separation theory was given. थ्योरी ऑफ सेपरेशन मीन्स व्हाट, ये तीनों इंस्टीट्यूट एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होंगे, मीन्स इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. गेटिंग? बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया में तीनों अलग अलग तो हैं, बट वी हैव अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है दैट कोई भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी खुद को डिस्पोटिक ना घोषित कर दे, मीन्स कुछ ऐसे रूल ना करने लगे कि अब मुझे कोई दबाएगा नहीं, मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तो आई विल मेक व्हाटएवर आई वांट टू विश or whatever I can make. Maybe they can be good, they can be worse for the people. So that's why हमने judiciary section को क्या दिया है, special part दिया है, so that it can check and validate that whatever laws have been made by the legislature and are executed by the executive, they are valid or not. Valid है या नहीं कैसे पता चलता है? If they are not violating the norms which are given or the basic structure of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को अगर इवॉल्यूट नहीं करते हैं तो वो लॉ होगा. अनटिल एंड अनलेस इट्स नॉट फुलफिलिंग दिस कंडीशन, हम उस पर्टिकुलर लॉ को वॉइड घोषित, नल घोषित या जीरो घोषित कर देंगे, मतलब वो लॉ नहीं रहेगा. ये कौन बताएगा? आर जुडिशरी. दैट्स व्हाई आर सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं? गार्जियन बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके, तो ये सब बेसिक था. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. इंडिया में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? रूल ऑफ लॉ चलता है, जिसका मतलब क्या होता है? ऑल द पर्सन एंड दैट अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर नीड टू बी फॉलोड व्हेन अ लॉ इज अवॉइडेड, लॉ इज वायलेटेड. मींस हर किसी इंसान पे लॉ जो अप्लाई होंगे इक्वली होंगे, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिचनेस और पुअरनेस, दैट इज इन द इकोनॉमिकल कंडीशन. इन सब चीजों को नहीं देखा जाएगा, जस्ट वेरीफाई किया जाएगा विच काइंड ऑफ थिंग यू हैव डन. अकॉर्डिंगली आपको लॉ जो उसमें लगते हैं वो सारे अप्लाई होंगे. टू एनफोर्स दिस लॉ वी हैव अ जुडिशरी सिस्टम. हमारा जुडिशरी सिस्टम है जिसमें क्या है? मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स है, जिसमें सिटीजन कैन अप्रोच जब भी उनको लगता है कि कोई लॉ वायलेट किया गया है. ये एक ऑर्गन है ऑफ स्टेट. द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. इंडिया की डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए हमने एक जुडिशरी सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए दिया है. As an organ of the state, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. It can play this role only because it is independent. Means what? ये एक independent body है. एक बार आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, उसके बाद बहुत कठिन होता है, बहुत टफ प्रोसेस होता है टू रिमूव हिम फ्रॉम दैट पोस्ट. तो गवर्नमेंट का उसमें क्या नहीं होगा? इंटरफेरेंस नहीं होगा. गेटिंग? व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? क्या होता है? कोर्ट कैन टेक डिसीजन ऑन वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज. कोई भी इशू हो, कितने भी इशू हो, उन पर कोर्ट हमेशा डिसीजन देगा. They can decide that no teacher can beat a student. It's just a normal norm है, normal law है जो बनाया गया है by our judiciary system कि कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को मारेगा नहीं. और about the sharing of river water between states, these are some of the things. अगर रिवर शेयरिंग की बात करें बिटवीन स्टेट्स तो कौन डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा? दिस इज आवर कोर्ट. और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम. कोई भी कोई क्राइम करता है कोई भी इंसान, तो उसके लिए क्राइम के लिए पनिश कौन करेगा? इट इज ओनली कोर्ट, नॉट द पुलिस. पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, लेकिन उसके लिए सजा निर्धारित करेगा आपका कोर्ट. द वर्क ऑफ जुडिशरी कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग. अब जुडिशरी का जो वर्क होता है उसको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है. पहला क्या क्या करता है? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है. दो लोग, दो इंस्टीट्यूट, दो गवर्नमेंट बॉडी, स्टेट, सेंटर, स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है वो रिजॉल्व करने का काम कर देता है. जुडिशियल रिव्यू देता है. रिव्यू मीन्स अगर जूनियर कोर्ट ने कुछ चीज़ कही है, बड़ा कोर्ट उसे
देखेगा दैट यस वट एवर थिंग्स दे हैव गिवन इज करेक्ट और नॉट. अपार्ट फ्रॉम दैट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बना रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री कोई लॉ बना रही है, वो लॉ को रिव्यू करेगा कि यस इट इज वैलिडेटिंग द नॉर्म्स विच इज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट अगर कोई आपके वॉयलेट करता है देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू जुडिशरी सेक्शन. मींस जुडिशरी में भी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो बाय यूजिंग द रिट्स. दैट्स योर पावर जो हमको दिया गया है द आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. करेक्ट. नाउ कम्स द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. होता क्या है? The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizen and the government, between two government or two state government and between the center and the state government. These all are the things जिनके बीच में कभी भी डिस्प्यूट होते हैं तो किसके पास जा सकते हैं? कोर्ट में. अगर दो लोग या टू और मोर देन टू सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू कोर्ट. अगर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में होता है तब भी आप जा सकते हो. अगर टू स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में होता है तब भी आप जा सकते हो. अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होता है तब भी आप जा सकते हो. कहां पर? टू द कोर्ट. नाउ देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट दैट वी विल सी हायरार्की क्या होता है. करेक्ट. नाउ जुडिशियल रिव्यू एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट आई एम सेइंग, कॉन्स्टिट्यूशन का समझाने का काम भी कौन करता है? अगर किसी को समझ नहीं आएगा, इंटरप्रेट कौन करेगा? इट इज द जुडिशरी सेक्शन. जुडिशरी आल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन द पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट if it believes that these laws are violation of the basic structure of the constitution. What I have just told you all, मैंने अभी कहा था कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर उसको कोई भी लॉ बनाया गया हो किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, वो वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को, तो वो लॉ तुरंत ही कैंसिल कर दिया जाएगा. बाय whom? बाय आवर जुडिशरी सेक्शन. दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू. इसे ही हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू. देन अपहोल्डिंग द लॉज and enforcing fundamental right. Every Indian citizen can approach the Supreme Court, that I have already told you, or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. अगर किसी ने किसी का fundamental right violate किया है, then the citizen can directly approach to where? To High Court or the Supreme Court. To remember this thing. Next important topic आता है, what is an independent judiciary? अब judiciary को हम independent क्यों कहते हैं? The Indian Constitution protects the citizen against the influence of the rich and powerful people by providing for the independence to judiciary and independence of judiciary. भारत में अगर किसी सिटीजन को आपको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम whom? फ्रॉम एनीवन जो बहुत रईस है, जिसके पास बहुत पैसा है, क्योंकि आपके पास पैसा है तो ऑब्वियसली यू हैव मनी एंड मसल पावर बोथ. एंड दैट टू अगर कोई इंसान जो बहुत पावरफुल है who is basically belongs to the पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इन लोगों से कोई नॉर्मल इंसान इजीली जाके लड़ेगा नहीं. लड़ने का मतलब है फाइट नहीं, लड़ने का मतलब अपना हक नहीं मांग सकता. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को ये पावर दिया है कि जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पे आप फेथ कर सकते हो. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी ऑफ द पीपल यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू कोर्ट, अगर आप सही हो तो. करेक्ट. दिस इज डन बाय व्हाट? सेपरेशन ऑफ पावर. ये मैंने भी बताया, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. हु हैव गिवन? मॉन्टेस्क्यू. किस बुक में लिखा है? द स्पिरिट ऑफ लॉज. डू रिमेंबर. It means that the other branches of the state like the legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary. Judiciary की किसी भी वर्क पे ना ही legislature और ना ही executive interfere करेगा. Interfere legislature और executive के मैटर में judiciary भी नहीं करता until unless they have enforced any law. जब वो कोई लॉ एनफोर्स करते हैं दैट टाइम ओनली जुडिशरी सेक्शन वेरीफाई करता है कि वो लॉ सही है नहीं है. उनकी वर्किंग में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों की तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने थ्योरी ऑफ सेपरेशन को बहुत अच्छे से समझाया है. उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा. आई हैव अटैच द लिंक ओवर देयर. आप वो देखेंगे, आपको पूरा का पूरा सेपरेशन ऑफ पावर समझ में आएगा. सो The court are not under the government and do not act their behalf. उनके behalf पे वो बात भी नहीं करेंगे. कोर्ट क्या होता है? जनरल बात करता है on the basis of proofs. That's it. The Supreme Court and the High Court judges as appointed with very little interference from other branches of the government. गवर्नमेंट की जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं उनका इंटरफेरेंस नहीं होता है जब भी हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं. उसकी एक अलग प्रोसेस होती है. दैट प्रोसेस आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन दैट. Once appointed, it is very difficult to remove them, as I have already told you. मैंने अभी बताया था, अगर एक बार जजेस को अपॉइंट कर दिया, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है. It also plays a crucial role in protecting the fundamental right of citizen, because कोई भी इंसान कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अगर उन्हें लगता है कि उनके लॉ को वायलेट किया गया है. उनके लॉ को मतलब उनके राइट को.
नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट का स्ट्रक्चर बेसिकली हायरार्की ऑफ द कोर्ट हम देखेंगे। अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप के कोर्ट्स होते हैं हमारे भारत में। हमारे भारत में कुछ कोर्ट होते हैं जो लो लेवल पे होते हैं और कुछ कोर्ट होते हैं जो हाई लेवल पे होते हैं। लो लेवल पे बहुत ज्यादा कोर्ट होते हैं। हाई लेवल पे सिर्फ एक ही कोर्ट होता है जिन्हें हम कहते हैं द अपेक्स लेवल और द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर, जो कोर्ट जिन कोर्ट से हम ज्यादातर इंटरेक्ट करते हैं, हम मतलब द कॉमनर पीपल, वी कैन नॉट डायरेक्टली गो टू अ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो एक ही है। वहां पे कम केसेस आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, वो आएंगे। नॉर्मल केसेस जो आ रहे हैं दे कैन बी रिजॉल्व्ड इन सबऑर्डिनेट कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो सबसे नीचे लेवल पे होते हैं। गेटिंग दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील या डिस्ट्रिक्ट में होती है। एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी तहसील होती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे होती है, और उससे भी नीचे जाओ तो टाउन्स लेवल पे भी होती है। एंड दे हियर मेनी काइंड्स ऑफ केस, बहुत अलग अलग टाइप के केसेस वो सब सुनेंगे। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। कई बार क्या होता है, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी एक हाई कोर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एरिया जो स्टेट है, उस स्टेट का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो कई बार जरूरत नहीं होती कि हम उस एक स्टेट में अलग से हाई कोर्ट बनाए, दूसरे स्टेट में अलग से हाई कोर्ट बनाए। कई बार ऐसा हो जाता है, दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट होता है, कॉमन हाई कोर्ट। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट, मैंने बताया, that is located in New Delhi. New Delhi is the capital. New Delhi capital कब बनाई गई थी? एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगाया गया था। And is preceded over by the Chief Justice of India. Chief Justice of India वही होता है जो Chief Justice of Supreme Court होता है। Total number of judges in Supreme Court कितने होते हैं बेटा? तो do remember 30 plus 1. 30 are the judges and 1 is the Chief Justice. Getting? The decision of the Supreme Court are binded on all the other court. जितने भी दूसरे कोर्ट्स होते हैं वो सारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट को, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ही अपना एक आइडल मानते हैं। गेटिंग? नाउ दिस इज द हायरार्की, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये आपको पता है, आपकी बुक्स में ही बना होगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, एक ही है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स बड़ा है, मतलब ज्यादा है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नंबर ऑफ हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और ज्यादा होंगे। गेटिंग? In India we have an integrated judicial system, जिसका मतलब होता है जो डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। जो डिसीजन ऊपर वाले ने बनाया गया है वो डिसीजन कभी भी, ऐसा केस आता है, लेट्स से आई विल गिव एन एग्जांपल। एक कोई केस आया है, एक्स इंसान ने अप्लाई किया है वाई के अगेंस्ट में, एक्स और वाई का एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है ऑन दैट। एंड सेम टाइप ऑफ केस जो एक्स ने वाई के लिए किया था, सेम टाइप ऑफ केस कभी कोई आया हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट पहले वेरीफाई करता है इस टाइप का केस कभी सुप्रीम कोर्ट के पास गया था क्या। उनके लिए ईयर ऑफ रिकॉर्ड होता है जो इनके पास बहुत इजीली मिलता है। हर साल के रिकॉर्ड्स किसमें दिए होते हैं? ऑन दैट पर्टिकुलर बुक। उसमें पूरे के पूरे वर्डिक्ट्स व्हिच इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड देयर। वहां पे वर्डिक्ट मेंशन होते हैं, उसमें आप देखोगे सेम टाइप का केस क्या कभी सुप्रीम कोर्ट के पास आया था, एंड व्हाट डज सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन, मतलब वर्डिक्ट उनका किस टाइप से था और किस पे था। Same thing they have to follow while giving verdict to this particular case. Getting what I am saying? वैसे ही हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा देखे जाते हैं। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं कि नीचे वाले कोर्ट हमेशा ऊपर वाले कोर्ट के वर्डिक्ट से बाइंड होते हैं। Another way is through the appellate system that exists in a country. Appellate system क्या होता है? इसका मतलब होता है if a person can appeal to higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. Is what they are saying. अगर मैं कभी गया हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास मैंने जाके क्या किया, एक केस दर्ज किया था, एंड आई हैव द रिजल्ट और द थिंग और द जस्टिस व्हिच आई हैव गॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कोर्ट वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय मी, मतलब मुझे लगता है कि वो जो जस्टिस उन्होंने किया है दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट, गलत है, कहीं ना कहीं वो बायस्ड है, या कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट अच्छे से नहीं दे पाए, तो मैं क्या करूंगा, आई कैन डायरेक्टली गो टू अपीलिएट सिस्टम और अपीलिएट कोर्ट। अपीलिएट कोर्ट का मतलब होता है मैं अपने ऊपर वाले कोर्ट में, जैसे हाई कोर्ट में गया था, अब मैं अपील करूंगा फॉर द सुप्रीम कोर्ट कि सेम केस वहां पे सुना जाए। समझ में आ रहा है? मतलब वो इंसान हायर कोर्ट में भी जा सकता है। गेटिंग? डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। अब लीगल सिस्टम की अलग अलग ब्रांचेस होती है, सारे केसेस सेम टाइप के नहीं होते। हमने केसेस को बेसिकली दो टाइप में बाइफरकेट कर दिया है। वो दो सिस्टम क्या है? तो लीगल सिस्टम इन इंडिया विच वी हैव दो ब्रांचेस, वन इज क्रिमिनल लॉ एंड अनदर वन इज सिविल लॉ। These are very important questions, directly asked in exams also. What is the difference between similar criminal law and the civil law? By the name itself suggests criminal law क्या होगा? Deals with the conduct or act that the law defines as offense.
कोई भी लॉ जिसको हमने बताया कि कभी भी कोई भी ऐसा एक्ट जो क्या कर रहा है, ऑफेंस को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, harassment, harassing a woman to bring more dowry, murder and many more things. कभी मारपीट, फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, इस टाइप का कुछ भी होता है, दैट कम्स अंडर क्रिमिनल लॉ. इट इज यूजुअली बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ एन FIR. अब FIR क्या होता है? सबसे पहले आपको FIR करनी होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. कहाँ पे करोगे? इन एनी ऑफ द पुलिस स्टेशन. जितने भी आसपास जिस पर्टिकुलर रीजन में वो इंसिडेंट हुआ है, वो क्राइम हुआ है, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट, वो एरिया किस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में आता है, आपको वहां जाके सबसे पहले क्या करना होगा? यू हैव टू लॉज एन FIR. लॉज मतलब आपको FIR दर्ज करनी होगी with the police who investigate the crime after which a case is filed in a court. क्या होता है? उस FIR पे पुलिस जो है वो क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी. कब? जब वो कोर्ट में अप्लाई होगा. इफ फाउंड गिल्टी, अगर किसी ने या किसी इंसान को हमने पाया कि वो गिल्टी है, गिल्टी मतलब उसने वो किया है, द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन. अक्यूज्ड कौन होता है? अक्यूज्ड हम उसे कहते हैं जिस पे इल्जाम लगा है, ठीक है. और अगर वो गिल्टी हो गया, गिल्टी होने का मतलब है अब वो क्या है? मुल्जिम नहीं है, अब वो क्या है? क्रिमिनल है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मुल्जिम मतलब होता है अक्यूज्ड, मतलब उस पे अभी इल्जाम लगे. वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता. अगर वो गिल्टी प्रूफ होता है, मतलब हमें जो प्रूफ एविडेंस पुलिस के द्वारा या बाय देयर लॉयर दिए गए हैं, उससे ये पता चलता है दैट अक्यूज्ड इज द पर्सन हु हैज रियली डन दैट क्राइम, मींस वी फाउंड दैट दिस पर्सन इज अ गिल्टी. तो वो क्या हो गया? क्रिमिनल घोषित हो जाता है. उसको फिर सजाएं होती हैं. सजाएं कैसी होती है? या तो उसे जेल भेजा जाएगा, या तो फाइन लिया जाएगा, या दोनों किया जाएगा. गेटिंग? नेक्स्ट कम द सिविल लॉ. सिविल लॉ जब भी कभी पैसे से रिलेटेड सुन लेते हैं. सिविल लॉ डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. किसी इंडिविजुअल के राइट को आपने क्या किया? हार्म किया. जैसे डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ द लैंड, जमीन की बिक्री पे, ठीक है, परचेस ऑफ गुड, सामान खरीदने पे. रेंट मैटर, मेरा किराए से मकान मैंने लिया है और मैं उसको पैसे नहीं दे रहा हूं, या मुझसे वो जबरदस्ती ज्यादा पैसे मांग रहा है. डाइवोर्स केसेस, ये सारे केसेस किस में आते हैं बेटा? सारे के सारे केसेस किस में आएंगे? सिविल लॉज में आएंगे. अ पिटीशन हैज टू बी फिल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट. जो भी नजदीकी कोर्ट है, नजदीकी मतलब अगर आप टाउन्स में रह रहे हैं तो तहसील्स में रह रहे हैं, तहसीली होती है, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो आप डायरेक्टली गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पे जाएंगे. उधर पे सिविल कोर्ट अलग होते हैं, वहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है. यू विल फाइल अ केस ओवर देयर. In a rent matter, either the landlord to tenant can file a case. Then the court gives a specific relief asked for. जिसके लिए आपने बोला है, जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आपने केस लगाया है, वो केस के लिए कोर्ट में अपील किया जाएगा. अगर आपको फाउंड होता है दैट पर्टिकुलर पर्सन हैव गिल्टी, मतलब वो गलत है, आप सही हो, तो आपको वो जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको मिलेगी. फॉर इंस्टेंस, इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट, टेनेंट मतलब जिसके पास जमीन नहीं है, लैंडलॉर्ड मतलब उस जमीन का मालिक. अ कोर्ट कैन ऑर्डर दैट द फ्लैट टू बी वेकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड. मतलब वो टेनेंट को बोल सकता है कि आप तुरंत फ्लैट खाली करो और जितना भी रेंट आपका क्या था, पेंडिंग था, वो उसको दो, उसको मतलब लैंडलॉर्ड को दो. गेटिंग? डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट? ऑब्वियसली, इफ यू आर एन इंडियन, और अगर आप बाहर से भी और इंडिया में आए हो और कोई क्राइम आपके साथ होता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू कोर्ट. So, in principle, all citizens of India can access to courts in this country. भारत में कोई भी जा सकता है. This implies that citizen or every citizen has a right to justice through the court. कोर्ट के थ्रू उनको जस्टिस मिलेगा, उनका राइट है. The court plays a very significant role in protecting our fundamental right. हमारे fundamental right को बचाने के लिए कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अभी बता चुका हूँ. If any citizen believe that their rights are being violated, वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में अपने जस्टिस के लिए. Getting what I'm saying? Why? The courts are available for all. सबके लिए available है. In realities, access to court have always been difficult. It is a bitter truth for a vast majority of the poor in India. क्यों? क्योंकि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती हैं वो बहुत महंगी पड़ती हैं. आपको वकील हायर करना होता है. वकील हायर करने के लिए आपको पैसे देने होते हैं. आपकी हेयरिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती है. उसके लिए आपको वकील को पैसे देना है हर हेयरिंग पे. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कहाँ पर रह रहे हो, क्या रह रहे हो, कोर्ट के टाइमिंग में आपको आना है अपना काम छोड़ के. दीज ऑल आर द थिंग. इसलिए जो बहुत गरीब लोग होते हैं वो अवॉइड करते हैं जल्दी से कोर्ट में जाना. रेदर दे हैव बीन मॉलेस्टेटेड बाय अनदर पर्सन.
Getting legal procedure involves a lot of money and paperwork as well as take a lot of time. ये तीनों चीजें हैं, पेपर वर्क, गरीब जो होते हैं इलिटरेट होते हैं उनको पेपर वर्क भी नहीं आता, उनको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, वकील उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में। फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन डेली वेजेस, द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। Getting what I am saying? तो वो लोग बहुत इजीली कोर्ट में नहीं जाते। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। Getting now what is PIL? Public Interest Litigation। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। PIL आपने मूवीज देखी होंगी, जॉली LLB 1, जॉली LLB 2, इसमें जो दिखाया गया है आप पढ़ना, स्टार्टिंग में ही PIL लगाई जाती है बाय दी लॉयर्स। अरशद वारसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बहुत अच्छा रोल भी किया है। जब आप देखेंगे जॉली LLB जो फर्स्ट पार्ट था उसमें अरशद वारसी यूज्ड टू मेक अ PIL को अपील करता है। क्यों? क्योंकि उसको फेमस होना है। एक बड़े जज, एक बड़े वकील के सामने आप डायरेक्ट एक केस लड़ रहे हो, दुनिया के सामने आप देखोगे, और चूंकि आप केस जीत चुके हो तो आप डायरेक्टली उस हाइप पे पहुंच सकते हो जहां पे आपको पहुंचने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा। लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ मूवी। लेकिन हम देखते हैं PIL होती क्या है। इन रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन इन इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation of PIL to increase access to justice. अब क्या होता है, अगर आपको लगता है, आई एम एन इंडिविजुअल, अगर मैंने देखा दो लोगों के बीच में कुछ चीज हो रही है, किसी एक इंसान जो बहुत ज्यादा गरीब है, जो डायरेक्टली कोर्ट में एक्सेस नहीं कर सकता, ही इज नॉट एबल टू गो टू कोर्ट, और उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आई ऑन बिहाफ ऑफ हिम कैन अप्लाई अ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक के इंटरेस्ट से मैंने क्या किया, एक लिटिगेशन अप्लाई किया, एक प्ली अप्लाई किया इन द कोर्ट, और डायरेक्टली मैं उस बंदे के रिप्रेजेंट करते हुए एक केस दायर किया कि भाई इस इंसान के साथ गलत हुआ है, जो भी चीजें हुआ है। गेटिंग, और केस मैं कर रहा हूं, तो मैं खुद एक वकील भी हो सकता हूं, मैं खुद एक इंडिपेंडेंट भी हो सकता हूं, whom you have seen to these all things। गेटिंग, ये सारी चीजें देख के मुझे पता चलता है, समझ में आ रहा है। तो PIL कोई भी इंसान अप्लाई कर सकता है, इधर ही इज उसके साथ हुआ है या उसके साथ नहीं हुआ है, या किसी और के लिए करना है, या वो खुद ही वकील हो, वो भी कर सकता है। इफ अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। किसी के राइट्स वायलेट हुए हैं, उनके रेफरेंस में आप भी PIL अप्लाई कर सकते हो। द लीगल प्रोसेस was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or High Court could be treated as PIL। समझ में आ रहा है? आप खुद चले जाओ, या आप एक टेलीग्राम कर दो, या आप एक लेटर भेज दो एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट में, वो ट्रीट किया जाएगा एज अ PIL ओनली। In the early years, PIL was used to secure justice on large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman work condition। These are some conditions जिसके लिए बहुत स्टार्टिंग में PIL बहुत ज़्यादा यूज होता था। Securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was completed। कई बार क्या होता है, punishment term किसी इंसान का कंप्लीट हो गया लेकिन उसको अभी भी जेल में रखे हैं, पता कैसे चलेगा, कैसे कोई जाएगा? तो हमने एक इंडिविजुअल होने के नाते, जो एक सिटीजन है, हमारे राइट है, हमारी ड्यूटीज होती है हमारे देश के लिए, उसके तहत हमने क्या किया, PIL अप्लाई किया कि उस इंसान के साथ क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसका टर्म ओवर हो गया है, तब भी उसको जेल में रखे हुए हैं। दिस इज नॉट गुड। द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इज बिकॉज ऑफ PIL ओनली। डू रिमेंबर दिस थिंग। Getting now present status of the justice in India। अगर हम आज का स्टेटस देखते हैं कि भारत में जस्टिस किस तरीके से हो रहा है, फॉर द कॉमन पीपल access to court is access to justice। अगर आप कॉमन पीपल के पास जा रहे हैं और अगर आपको एक्सेस मिल रहा है कोर्ट में जाने का, इसका सिंपल सा मतलब हो रहा है कि आपको एक्सेस मिल रहा है जस्टिस पाने का। द कोर्ट एक्सरसाइजेज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। गेटिंग, देयर आर ऑल्सो कोर्ट्स judgments that people believe work against the best interest of the common person। For example, the activists who work on issue concerning the rights to shelter and housing of the poor believes that the recent court judgment of evictions are a far cry from earlier judgments। These are some of the examples जिसको हमको पता चलता है कि हमारे देश में अभी जस्टिस का क्या रोल है, क्या स्टेटस है। The recent judgments tend to view the slum dwellers as an encroachment in the city। Earlier judgment like the 1985 Olga Tellez versus Mumbai Municipal Corporation, इनके बीच में क्या हुआ था, एक जजमेंट हुआ था, had tried to protect the livelihood of the slum dwellers। उनके लिए क्या किया था, प्रोटेक्ट किया गया था कि वो लोग
अच्छे से रह पाएं, उनको खाना पीना जो भी चीज़ें मिल रही, लाइवलीहुड, छत, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ मिले। अनदर इशू दैट अफेक्ट्स द कॉमन पर्सन एक्सेस टू जस्टिस इज द इनऑर्डिनेटली लॉन्ग ईयर्स दैट कोर्ट टेक्स टू हियर अ केस। केस कई बार देखते हो बहुत लंबा, मतलब इंसान की जान चली गई, इंसान मर गया अपनी नेचुरल डेथ से और उसका केस चल ही रहा है 20-25 साल तक। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये इसको दर्शाता है। मतलब आपने जस्टिस को डिले किया है, दैट मींस आपने जस्टिस को डिनाई किया है, कि आप चाहते ही नहीं हो जस्टिस मिले। इज ऑफन यूज्ड टू कैरेक्टराइज दिस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट टेक। However, in spite of this, there is no denying fact that the judiciary has played a crucial role in democratic India. Obviously, serving as a check on the powers of the executive, check and balance जो मैंने बताया था, and the legislature as well as in protecting the fundamental rights of the citizen by doing or by applying writs. You can directly go to court. You can directly go to Supreme Court or the High Court. अपने rights को बचाने के लिए आप directly जा सकते हो. The members of the Constituent Assembly had quite correcting or correctly envisioned a system of court with an independent judiciary as a key feature of our democracy. Getting now there are certain facts जो आपको पढ़ने हैं, कुछ cases हैं, उनकी कुछ verdicts है जो बहुत important है and which are to be known by you. In a speech made on 26 November 2007 में एक former chief justice थे जिनका नाम था K.G. बालाकृष्णन। इन्होंने कहा था the Indian judiciary consists of one high court, one supreme court with 26 judges, 21 high courts with a sanctioned strength of 725 judges. That is working strength जो है 597 होती है as on 1st of November 2007. वर्किंग स्ट्रेंथ तो मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, मतलब जो कर रहे थे काम, लेकिन 725 होते हैं। एंड 14,477 सबऑर्डिनेट कोर्ट स्लैश जजेस, हर कोर्ट का एक जज होता है। वर्किंग स्ट्रेंथ जहां पे कितनी है 11,767 एज ऑन दिसंबर 2006। वर्किंग स्ट्रेंथ का मतलब है कि इतनी एक्चुअली वर्क कर रही थी। गेटिंग, ये कुछ